हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वे। आई होप आप लोग मज़े में होंगे। तो आज हम लोग एन एपिताफ जो कविता है और उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, लेकिन मेरे हिंदी करने से पहले आप अपने कॉपी लें और उसमें लिखें और आप बताएं कि कितना ऑब्जेक्टिव सही है, आपकी तैयारी का स्तर क्या है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका वीडियो अगर देखा है तो कंफर्म है कि आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ज़रूर सही मार दीजिएगा और इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में मौजूद है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव है, हु हैज़ रिटेन द पोएम एन एपिताफ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन वाल्ट विटमैन, सेकेंड ऑप्शन W.H. ऑडेन, थर्ड ऑप्शन वाटर डी ला मारे, फोर्थ ऑप्शन जॉन किट्स। ठीक है, चलिए आप लोग अपना उत्तर दीजिए, मैं हिंदी करता हूँ। एन एपिताफ कविता किसने लिखी है? ठीक, तो ये वाल्ट विटमैन जो है कौन सी कविता लिखी है इन्होंने? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखी कविता। W.H. ऑडेन ने कौन सी कविता लिखी है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और जॉन किट्स ने कौन सी कविता लिखी है? ओड टू ऑटम। तो आपका आंसर है वाल्टर डी ला मारे। ठीक है, वाटर डी ला मारे। तो इस तरह से आपका एक ऑब्जेक्टिव याद करने के चक्कर में 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर याद हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। व्हेन वाज वाटर डी ला मारे बोर्न? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 1819, सेकेंड ऑप्शन 1907, थर्ड ऑप्शन 1795, फोर्थ ऑप्शन 1873। ठीक है, तो आप लोग अपना उत्तर दें। तो हम लोग आते हैं अब इसके हिंदी पे कि वाटर डी ला मारे का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो 1819 में किनका जन्म हुआ था? वाल्ट विटमैन का जन्म हुआ था, पहले ये ध्यान रखिएगा। 1907 में किनका जन्म हुआ था? W.H. ऑडेन का जन्म हुआ था। 1795 में किनका जन्म हुआ था? तो जॉन किट्स का जन्म हुआ था। तो वाल्टर डी ला मारे का जन्म 1873 में हुआ था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इससे भी 4 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ। वाटर डी ला मारे डाइड इन, है ना, वाटर डी ला मारे की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1956, सेकेंड ऑप्शन 1821, थर्ड ऑप्शन 1973, फोर्थ ऑप्शन 1892। ठीक है, आप लोग अपना उत्तर दें। तो इसका उत्तर जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनका जन्म पहले कैसे कैसे हुआ है। तो 1892 में जन्म हुआ था वाल्ट विटमैन का। 1973 में जन्म हुआ था किनका? W.H. ऑडेन का। और 1821 में किनका जन्म हुआ था? तो जॉन किट्स का। तो इसका आंसर है 1956। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में हुई थी। चलिए, इससे भी आपका 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। उसके बाद आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, वेयर वाज वाटर डी ला मारे बोर्न, है ना, कि ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड ऑप्शन मूनफील्ड्स लंदन, थर्ड ऑप्शन केंट इंग्लैंड और फोर्थ ऑप्शन लंदन। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आपके आंसर पे। तो अमेरिका में किनका जन्म हुआ था? तो अमेरिका में जन्म हुआ था ये वाल्ट विटमैन का जन्म हुआ था। ठीक है, और उसके बाद मून फील्ड्स लंदन में किनका जन्म हुआ था? तो मून फील्ड्स लंदन में जन्म हुआ था ये आपका जॉन किट्स था, उनका जन्म हुआ था। उसके बाद लंदन अगर कहे, मेनली लंदन, तो लंदन में किनका जन्म हुआ था? तो जॉन डन का जन्म हुआ था। तो केंट के चार्ल्टन गांव में, ठीक है, इंग्लैंड में किनका जन्म हुआ था? तो वाटर डी ला मारे का जन्म हुआ था। इस तरह से यहाँ भी आपका 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। अब हम लोग आते हैं 5वें ऑब्जेक्टिव की तरफ। आपका 5वां ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से है, वाटर डी ला मारे लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ। ठीक है, वाटर डी ला मारे लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 12, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 42 और फोर्थ ऑप्शन 26। चलिए आप लोग अपना उत्तर दें, हम हिंदी करते हैं। तो वाटर डी ला मारे जो थे उन्होंने किस उम्र में अपने पिताजी को खो दिया था? तो देखिए यहाँ पर 12 साल की उम्र में वाल्ट विटमैन ने बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, है ना, उससे पहले। और यहाँ पर 42 साल की उम्र में जॉन डन, जो आपके स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो कवि है, उन्होंने
एंग्लिकन चर्च में पादरी का रूप धारण कर लिया था, नियुक्ति ली थी, और 26 साल की उम्र में जॉन किट्स की मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर है 4 वर्ष में उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी आपका 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव को बार बार दोहराते जाएंगे एक ही साथ, तो आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रहेगा, ये बात ध्यान रखिए। तो हम लोग अब आते हैं छठे ऑब्जेक्टिव के तरफ। तो वाटर डीला मारे इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विथ द वर्ल्ड ऑफ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन चिल्ड्रेन, सेकंड ऑप्शन सुपर नेचुरल, थर्ड ऑप्शन मेटाफिजिकल, और फोर्थ ऑप्शन ए एंड बी बोथ, मतलब दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर आप लोग दें। तो इसका हिंदी क्या है? तो वाटर डीला मारे जाने जाते हैं किसकी दुनिया से जुड़े हुए विचारों के लिए, किसकी दुनिया से जुड़े हुए संवेदनशील विचारों के लिए वाटर डीला मारे जाने जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों की दुनिया से जुड़े हुए संवेदनशील विचारों के लिए, और अलौकिक दुनिया से जुड़े हुए संवेदनशील विचारों के लिए, या आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े हुए संवेदनशील विचारों के लिए, या दोनों। तो ए एंड बी दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, वह जो है बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया दोनों से जुड़े हुए संवेदनशील विचारों के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, मेटाफिजिकल पोएट किनको कहा जाता है? तो मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक कवि जॉन डन को कहा जाता है। तो यहाँ से भी आप एक और ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। चलिए हम लोग अब आते हैं सातवें जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके तरफ। हिज वर्क्स डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, सेकंड ऑप्शन पीकॉक पाई, थर्ड ऑप्शन ड्रम टैप्स, और फोर्थ ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है हिज वर्क्स, मतलब उनकी रचनाएं दुनिया के सपनों की दुनिया को दर्शाती है। उनकी जो रचनाएं हैं सपनों की दुनिया को दर्शाती है। तो कौन सी रचनाएं उनकी जो सपनों की दुनिया को दर्शाती है? तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई, या ड्रम टैप्स, या ए एंड बी दोनों? तो इसका आंसर है ए एंड बी दोनों। ठीक है, क्योंकि ड्रम टैप्स किनके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। अब बाकी ये दोनों रचनाएं हैं वो किनके द्वारा लिखी गई है? तो आपका है वाटर डीला मारे के द्वारा लिखी गई है। चलिए हम लोग आते हैं आपके आठवें ऑब्जेक्टिव की तरफ। वाटर डीला मारे मेक्स अस अवेयर ऑफ कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना। आपका फर्स्ट ऑप्शन इन ह्यूमन, सेकेंड ऑप्शन लव, थर्ड ऑप्शन रोमांटिक, और फोर्थ ऑप्शन पीपल। इसका मतलब क्या होता है? तो वाटर डीला मारे हमें अवगत कराती है ना, मानव के कौन सी स्थितियों के बारे में वाटर डीला मारे हमें अवगत कराती है। अवेयर मतलब अवगत कराना, जागरूक बनाना। ठीक, तो इन ह्यूमन अमानवीय, बी लव मतलब प्यार वाली दुनिया, और रोमांटिक मतलब रोमांटिक दुनिया, या रूमानी दुनिया भी आप कह सकते हैं, या पीपल लोगों की दुनिया। तो देखिए इसका आंसर है इन ह्यूमन, मानव के अमानवीय व्यवस्था जो है ना, मानव की अमानवीय व्यवस्था के बारे में जो है ना वह हमें अवगत करवाती है। कौन? वाटर डीला मारे। ठीक, और लव पोएट किनको कहा जाता है? तो लव पोएट कहा जाता है आपके जॉन डन को कहा जाता है। ठीक है, और रोमांटिक पोएट किनको कहा जाता है? तो जॉन किट्स को कहा जाता है। पीपल्स पोएट किसको कहा जाता है? लोगों का कवि, तो वाल्ट विटमैन को कहा जाता है। तो यहाँ से भी आप 4 ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, और बहुत चारों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। ठीक, और आपका 9th जो ऑब्जेक्टिव है वह इस प्रकार है कि हु ऑनर्ड वाटर डीला मारे विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। फर्स्ट ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, सेकंड ऑप्शन एलिजाबेथ सेकंड, थर्ड ऑप्शन अमेरिकन प्रेसिडेंट, और फोर्थ ऑप्शन नन। इसका मतलब क्या होता है? तो वाटर डीला मारे को जो ऑर्डर ऑफ मेरिट जो दिया गया था, किसने दिया था वो, है ना। तो वर्ड्सवर्थ ने दिया था, एलिजाबेथ सेकंड ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दिया था, या कोई नहीं। तो इसका आंसर है एलिजाबेथ सेकंड ने दिया था, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। ठीक है, वो इंग्लैंड की महारानी होती है, तो उन्होंने ही दिया था। और वर्ड्सवर्थ ने, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उन्होंने जॉन किट्स की रचनाओं की जो इंडी मायन रचना थी जॉन किट्स की, ठीक है, उनकी प्रशंसा की थी। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 10th ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? When was वाटर डीला मारे ऑनर्ड विद ऑर्डर ऑफ मेरिट? ऑर्डर ऑफ मेरिट मतलब कब वाटर डीला मारे को, है ना,
ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड प्रदान किया गया, उससे सम्मानित किया गया। तो कब? तो देखिए 1948 में अगर देखा जाए तो 1948 में W.H. ऑडेन को नोबेल ये क्या कहते हैं साहित्य आपका जो पुलित्जर पुरस्कार था वो मिला था। और 1866 में आपका है ड्रम टैप्स जो था उसकी रचना हुई थी। और 1615 ईस्वी में जो है ये आपका जॉन डन जो थे जॉन डन उनको है ना एंग्लिकन चर्च में पादरी की नियुक्ति मिल गई थी। और 1953 जो है उसमें 1953 ईस्वी में ही आपको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। किन को? तो वाटर डीला मारे को दिया गया था। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब 11वां ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो वाटर डीला मारे इज टॉकिंग अबाउट, है ना, वाटर डीला मारे इज टॉकिंग अबाउट हुम इन द पोएम एन एपिटाफ, अ लेडी, अ कैट, अ स्नैक, अ हाउस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो वाटर डीला मारे जो है एन एपिटाफ में किसकी बात करते हैं? तो और अगर इसका आंसर अगर एक कैट आप देंगे तो एक कैट जो है एक बिल्ली की चर्चा है T.L. इलियट के द्वारा मैकिबिटी द मिस्ट्री कैट में। और ए स्नेक जो है D.H. और लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है ना, उसमें उसकी चर्चा है। और हाउस की चर्चा कमला दास ने एक माई ग्रैंडमदर्स हाउस में की है। तो इसका आंसर है ए लेडी के बारे में, ए लेडी, ठीक है, लेडी के बारे में इसमें चर्चा है। अब नंबर 12 देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। द लेडी वाज, है ना, ब्यूटीफुल, लाइट ऑफ स्टेप, डिवाइन हटेड, ऑल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो औरत थी वह कैसी थी? तो सुंदर थी या लाइट ऑफ स्टेप? लाइट ऑफ स्टेप का मतलब होता है स्वच्छंद विचरण करने वाली, है ना, और अपने मन से घूमने वाली कहीं भी। और डिवाइन हटेड मतलब पवित्र दिल वाली, ऑल मतलब सभी। तो इसका आंसर है ये सभी, ऑल। जो लेडी थी ये सभी थी, है ना, वह बहुत सुंदर भी थी, स्वच्छंद विचरण करने वाली भी थी और पवित्र दिल की भी थी। तो इसका आंसर है ऑल। उसके बाद हम लोग आते हैं 13वें ऑब्जेक्टिव की तरफ। द लेडी बिलोंग्ड टू द, है ना, द लेडी बिलोंग्ड टू द ईस्टर्न कंट्री, है ना, वेस्टर्न कंट्री और नॉर्थ कंट्री और साउथ कंट्री, है ना। तो जो लेडी है वो बिलोंग करती है कौन से कंट्री से? तो आपका आंसर है कि यहाँ पर वेस्ट कंट्री, ठीक है, वह पश्चिम देशों, जो पश्चिम देश में इंग्लैंड है और सारा देश है, तो मेनली इंग्लैंड ही यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। तो वेस्टर्न कंट्री से जो आपका लेडी है वो बिलोंग करती थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपके 14वें ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम ब्यूटी, है ना, बेनिसेज, पासेज, परमानेंट, ए एंड बी बोथ, है ना। तो मतलब जो कविता जो दिया गया है आपका, है ना, तो एन एपिटाफ उसके अनुसार सुंदरता, ब्यूटी मतलब सुंदरता है, सुंदरता क्या है? वेनिसेज मतलब नष्ट होने वाली, पैसेज मतलब ढलने वाली है ना, परमानेंट मतलब बिल्कुल स्थिर है, और ए एंड बी दोनों। तो इसका मतलब है ए एंड बी दोनों। जो ब्यूटी है समय के साथ ढल जाती है और वो नष्ट हो जाती है, वेनिसेज गायब हो जाती है, ठीक है। तो वेनिसेज भी हो जाएगा और पासेज भी ढल जाएगी, और वेनिसेज मतलब गायब भी हो जाएगी, नष्ट भी हो जाएगी। उसके बाद द थीम ऑफ द प्रेजेंट पोएम इज एवरीथिंग इज, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है परमानेंट, सेकंड ऑप्शन है टेम्पररी, थर्ड ऑप्शन है ब्यूटीफुल और फोर्थ ऑप्शन है डाउटफुल, ठीक है। मतलब जो प्रेजेंट पोएम है एन एपिटाफ, उसका थीम क्या है कि सब कुछ है, एवरीथिंग इज, सब कुछ है, क्या है? परमानेंट स्थिर है, टेम्पररी मतलब क्या है? ये अस्थायी है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है, डाउटफुल मतलब संदेहास्पद है ना। तो इसका आंसर है सब कुछ जो है अभी दुनिया में वो टेम्पररी है, सब कुछ एक ना एक दिन क्या है, जाना ही है ना, चाहे वो सुंदरता हो या कोई भी हो, तो यहाँ होगा टेम्पररी। चलिए हम लोग आते हैं आपके 16वें ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो आपका 16वां ऑब्जेक्टिव है कि क्रम्बल स्टैंड्स फॉर, है ना, क्रम्बल स्टैंड्स फॉर। क्रम्बल का मतलब क्या होता है ना, क्रम्बल का मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेट, कोलैप्स, फॉल डाउन, ऑल, है ना, डिसइंटीग्रेट, कोलैप्स, फॉल डाउन, ऑल। तो डिसइंटीग्रेट मतलब होता है टूट कर बिखर जाना, कोलैप्स मतलब ढह जाना, सिमट जाना, टूट कर बिखर जाना, वही। फॉल डाउन मतलब गिरना, वो भी टूट जाना। तो इसका आंसर है ऑल। ये चारों सिनोनियम्स है, क्रम्बल, डिसइंटीग्रेट, कोलैप्स और फॉल डाउन, मतलब चारों पर्यायवाची शब्द, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑल। मतलब जब शिलालेख टूट जाता है, समाधि पर जो लिखा हुआ लेख है वो टूट जाएगा, तो उसको कौन याद करेगा? लेडी को, ठीक है, ये कविता में लिखा गया था। उसके बाद वेयर डज
द लेडी लाई, आपका 17वां ऑब्जेक्टिव है वेयर डज द लेडी लाई, मतलब जो लेडी है वह कहाँ रहती है ना, कहाँ रहती है। तो एन ऑर्फनेज, एन एपिटाफ, म्यूजियम और नन, ठीक है, मतलब एक अनाथालय में रहती है, एक संग्रहालय में, म्यूजियम मतलब संग्रहालय में रहती है, या एन इपिताफ, एमिताफ मतलब समाधि लेख होता है, ठीक है, समाधि मतलब जो कब्र होता है आपका उस पर जो लेख लिखा हुआ रहता है उसको कहते हैं इपिताफ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एन एपिताफ, वह है ना समाधि लेख है ना उसके अंदर रहती है ना, समाधि के अंदर। यहाँ पर एपिताफ की जगह ग्रेव आपका ऑप्शन रहता तो और भी बढ़िया रहता, ठीक है। और इसी तरह का ऑप्शन मैंने आपको नीचे भी दिया है, तो इसी से रिलेटेड। तो एन इपिताफ यहाँ कोई और भी नहीं है ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा एन इपिताफ। चलिए हम लोग आते हैं आपके 18th ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो आपका 18th ऑब्जेक्टिव है एपिताफ मीन, एपिताफ मीन इंस्क्रिप्शन ऑन अ, या मीन्स होना चाहिए। तो एपिताफ मीन्स इंस्क्रिप्शन ऑन अ, एपिताफ का मतलब है लिखा हुआ, क्या चीज़ पर लिखा हुआ है ना, इंस्क्रिप्शन मतलब लिखा हुआ, क्या चीज़ पर लिखा हुआ उसका मतलब है। तो फोर्ट, जू, टॉम, ऑल, मतलब किले पर लिखा हुआ, चिड़ियाघर में लिखा हुआ, कि टॉम्ब मतलब कब्र होता है। तो इसका आंसर हो जाए टॉम्ब, टॉम्ब पर लिखा हुआ इसका मतलब है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपके अंतिम ऑब्जेक्टिव के तरफ आते हैं। तो विच अवार्ड वाज गिवेन वाटर डिला मारे, विच अवार्ड वाज गिवेन वाटर डिला मारे। तो फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ मेरिट, सेकंड है पुलित्जर प्राइज, और थर्ड है आपका नोबेल प्राइज, और फोर्थ है ऑल। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो नोबेल प्राइज जो इनको मिला था, तो किन को मिला था, टी.एस. इलियट जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक है उनको मिला था, ठीक है। तो ये तो इसका है ऑब्जेक्टिव। और पुलित्जर प्राइज जो है W.H. ऑर्डन को मिला था 1948 ईस्वी में। तो इसका आंसर है ऑर्डर ऑफ मेरिट जो उनको 1953 ईस्वी में मिला था, ठीक है। तो एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकता है। तो आप मेरा ऑब्जेक्टिव लगातार अगर देखते जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसी तरह से रिवाइज करवाते जाऊंगा। अगर आपने मेरा वीडियो पहले नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है। और इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।